हमारे आसपास की दुनिया कितनी अलग अलग चीजों से बनी है ना। हाँ, बिल्कुल बेशुमार चीजें हैं। मतलब कुछ चीजें बिल्कुल नरम होती हैं तो कुछ बेहद सख्त, कुछ एकदम चमकीली होती हैं और कुछ बिल्कुल बेरंग। पर क्या कभी सोचा है कि इन सब के पीछे आखिर साइंस क्या है? वही तो, हमें लगता है बस चीजें ऐसी ही हैं, पर उनके अंदर एक पूरी दुनिया होती है। एकदम। तो आज की इस गहरी चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हम केमिस्ट्री के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय को समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने में थोड़ा ड्राई लग सकता है, पर असल में ये बेस है। सही कहा। आज का हमारा मिशन इन कॉन्सेप्ट्स और नोट्स के ढेर से वो तथ्य निकालना है जो हमें बताते हैं कि मैटर यानी पदार्थ आखिर बनता कैसे है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन एलिमेंट्स का ना अपना एक अलग व्यवहार या कहें तो एक पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी, हाँ, ये वर्ड बिल्कुल सही है एटम्स के लिए। इस चर्चा में हम जानेंगे कि किस तरह एटम्स के बेहद छोटे छोटे गुण ये तय करते हैं कि कोई चीज सफेद होगी या बिल्कुल काले रंग की। या फिर क्यों कुछ एटम्स आपस में दुश्मनी रखते हैं जबकि कुछ आपस में गहरी दोस्ती कर लेते हैं। हाँ, पर ध्यान रहे, सुनने वालों के लिए बता दूं, हमारी ये चर्चा कोई बोरिंग एकेडमिक लेक्चर नहीं होने वाली। ये एलिमेंट्स की पर्सनालिटी को समझने का एक मजेदार सफर है। बिल्कुल, हमें टेक्स्ट बुक से बाहर निकलकर इसको एक रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखना है। तो शुरुआत करते हैं उस छोटी सी इकाई से जिससे ये पूरा चमत्कार शुरू होता है, एटम। इस टॉपिक पर जब मैं नोट्स पढ़ रहा था तो एक सबसे बुनियादी सवाल दिमाग में आया। कैसा सवाल? देखिए, एक अकेले एटम का साइज नापना तो लगभग असंभव है, क्योंकि उसे आइसोलेशन में अलग से रखा ही नहीं जा सकता। तो फिर साइंटिस्ट आखिर इन छोटे एटम्स का आकार नापते कैसे हैं? ये एक बहुत ही शानदार और बुनियादी सवाल है, क्योंकि हम एक अकेले एटम को आइसोलेशन में नहीं देख सकते ना, इसलिए उसका एग्जैक्ट साइज या जिसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, उसे सीधे तौर पर नापना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब आप स्केल लेकर नहीं नाप सकते? हाँ, वही तो। एटम का कोई ठोस किनारा नहीं होगा जहां हम टेप रखकर नाप लें। तो साइंटिस्ट इसके लिए इनडायरेक्ट तरीके अपनाते हैं। इनडायरेक्ट तरीके जैसे क्या? वो क्या करते हैं कि जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो उन दोनों के न्यूक्लियस यानी उनके सेंटर के बीच की दूरी को नाप लेते हैं। इसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, तो दो एटम्स के सेंटर्स के बीच की दूरी निकाल ली? एकदम सही। और इस बेहद बारीक काम के लिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जैसी एडवांस्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से इन बीम्स को क्रिस्टल्स पर डालकर उनके पैटर्न्स को पढ़ा जाता है और फिर इस दूरी का आधा हिस्सा निकालकर एक एटम के रेडियस का अंदाजा लगाया जाता होगा? बिल्कुल वही ट्रिक है। दूरी का आधा कर दो तो रेडियस मिल गया। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है। लेकिन रिसर्च पढ़ते हुए मुझे एक चीज बड़ी दिलचस्प लगी कि एटम का आकार इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो किस हालत में है या उसने किसके साथ दोस्ती की हुई है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नोट्स में 3 अलग-अलग तरह के रेडियाई का जिक्र था और उनके नंबर्स में ना काफी बड़ा अंतर दिखता है। सही पकड़ा। एटम का आकार कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये एक कंडीशन है। पहला तरीका है कोवेलेंट रेडियस नापने का, जो शेयरिंग से बनता है। हाँ, ये तब नापते हैं जब दो नॉन मेटल एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे होते हैं। इसमें दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दो टेनिस बॉल्स एक दूसरे के थोड़ा अंदर घुसे हुए हों। परफेक्ट एनालॉजी। क्योंकि ये ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, इसलिए इनका नाप सबसे छोटा आता है। दूसरा तरीका होता है मेटालिक रेडियस। ये मेटल्स के लिए होता होगा? जी, इसे मेटल्स के क्रिस्टल लैटिस में नापा जाता है। यहाँ मेटल एटम्स एक दूसरे को ठोस आकार में सिर्फ टच कर रहे होते हैं, पर वो ओवरलैप नहीं करते। एकदम ओवरलैप नहीं करते। इसीलिए मेटालिक रेडियस आमतौर पर कोवेलेंट रेडियस के मुकाबले करीब 10 से 15% बड़ा होता है। समझ गया। और तीसरा वाला रेडियस मुझे समझने में सबसे मजेदार लगा, वैन डर वाल्स रेडियस। यस, वैन डर वाल्स, ये थोड़ा अलग है। इसे हम गैसेस या लिक्विड्स में देखते हैं जहां मॉलिक्यूल्स आपस में किसी तरह के केमिकल बॉन्ड में नहीं बंधे होते। ये एक तरह से एटम्स का पर्सनल स्पेस है। पर्सनल स्पेस, ये अच्छा तरीका है इसको सोचने का। जैसे किसी भीड़ वाली जगह पर हर इंसान अपने आसपास एक छोटी सी इनविजिबल बाउंड्री चाहता है ना, कि भाई यहां कोई और ना आए।
वैसे ही एटम्स भी अपना पर्सनल स्पेस मेंटेन करते हैं। हाँ, और क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्ट केमिकल बॉन्ड नहीं है जो उन्हें जोर से खींच कर रखे, ये रेडियस सबसे बड़ा निकल कर आता है। डेटा देखें तो बड़ा अजीब लगता है। एक ही एलिमेंट जैसे क्लोरीन एटम का कोवेलेंट रेडियस सिर्फ 0.99 एंगस्ट्रॉम है, जबकि उसका वैन डर वाल्स रेडियस लगभग 1.80 एंगस्ट्रॉम तक चला जाता है। लगभग दुगना अंतर। वही पर्सनल स्पेस वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल ठीक बैठती है। और अगर हम इन साइजेस को पीरियोडिक टेबल पर एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न बनता है। एक बहुत ही क्लियर और सुंदर मैथमेटिकल पैटर्न नजर आता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटम्स का साइज लगातार छोटा होता जाता है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता? लेफ्ट से राइट जाते हुए तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो आकार बड़ा होना चाहिए ना? पहली नजर में वैसा ही लगता है, लेकिन इसका कारण है एक फोर्स जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ये कैसे काम करता है? देखिए, लेफ्ट से राइट जाने पर एटम के न्यूक्लियस में लगातार प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, जिससे उनका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसी सेम बाहरी शेल में ऐड होते हैं। अच्छा, नया शेल नहीं बनता? नहीं, तो ये बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज्यादा ताकत से खींचता है। ये एक चुंबक की तरह है जिसकी ताकत बढ़ रही है और वो अपने आसपास के लोहे को और जोर से अंदर खींच लेता है। बिल्कुल सही। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज लगातार बड़ा होता जाता है। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पर एक नया इलेक्ट्रॉन शेल या नया लेयर ऐड हो रहा होता है। न्यूक्लियस की ताकत भले ही बढ़े, लेकिन नए शेल्स उस एटम को एक प्यास की तरह और बड़ा करते जाते हैं। सही कहा। अब सोचिए, ये तो नॉर्मल एटम्स की बात हुई, लेकिन पदार्थ के बनने में सबसे बड़ा खेल तब होता है जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन खोता है या नया इलेक्ट्रॉन पाता है। जब आयंस बनते हैं। हाँ, जब ऐसा होता है तो उस एटम के अंदर के फोर्सेस का पूरा बैलेंस ही अचानक से बदल जाता है। तो इसका उनके साइज पर क्या असर पड़ता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन खोता है तो हम उसे कैटियन कहते हैं, और जब पाता है तो वो एनायन बन जाता है। ये केमिस्ट्री का एक बहुत फंडामेंटल रूल है। एक कैटायन हमेशा हर हाल में अपने पेरेंट एटम से साइज में छोटा होता है। और उसका कारण वो Z/E रेशो है। एकदम। इसका रीजन मैथमेटिकली बहुत खूबसूरती से समझाया जा सकता है Z/E रेशो से। यहाँ Z का मतलब है न्यूक्लियस का चार्ज यानी प्रोटॉन्स की संख्या, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने ही रहते हैं। हाँ, और इस वजह से ये Z/E रेशो बढ़ जाता है। आसान शब्दों में कहें तो अब न्यूक्लियस में बैठी प्रोटॉन्स की टीम बाहर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और वो उन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को और भी जोर से अंदर खींच लेते हैं, जिससे कैटायन छोटा हो जाता है। वही, इसके ठीक उलट एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन आ गया। क्योंकि एक नया इलेक्ट्रॉन आने से पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उसे धक्का मारते हैं या कहें तो रिपल्शन करते हैं, और प्रोटॉन्स की ताकत उस भीड़ को संभालने के लिए कमजोर पड़ जाती है। भीड़ बढ़ गई पर कंट्रोल करने वाले उतने ही हैं, तो आकार बढ़ गया। कैटायंस और एनायंस के साइज का ये लॉजिक तो पूरी तरह क्लियर है, लेकिन नोट्स आगे पढ़ते हुए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आया जिसे रेडियस रेशियो इफेक्ट कहा गया। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। मुझे ये थोड़ा हैरानकुन लगा। एक एटम के आकार का सिंपल सा डिवीजन रियल वर्ल्ड में किसी क्रिस्टल के पूरे फिजिकल शेप को कैसे तय कर सकता है? ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। ये सच में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है शुरू में, पर यही साइंस का वो खूबसूरत हिस्सा है जहां एक सिंपल मैथ्स सीधे तौर पर हमारी फिजिकल रियलिटी को शेप करती है। रेडियस रेशियो, जिसे हम RR कहते हैं, दरअसल सिर्फ कैटायन के रेडियस और एनायन के रेडियस का एक सिंपल फ्रैक्शन है। फॉर्मूला है पॉजिटिव आयन का रेडियस डिवाइडेड बाय नेगेटिव आयन का रेडियस। हाँ, क्योंकि हमने भी देखा कि कैटायंस आमतौर पर छोटे होते हैं और एनायंस बड़े, तो ये रेशियो असल में प्रिडिक्ट क्या करता है? ये बताता है कि एक छोटे कैटायन के आसपास ज्योमेट्री के हिसाब से कितने बड़े एनायंस परफेक्टली फिट आकर उसे घेर सकते हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा मैथमेटिकल फ्रैक्शन तय कर रहा है कि 3D स्पेस में एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे फिट होंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखे जाएं तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। अगर ये रेशो रफली 0.5 के आसपास आता है, जैसा कि ऑर्डिनरी नमक यानी सोडियम क्लोराइड के केस में होता है, जहां रेशो 0.524 है, तो इसका शेप क्या बनता है? ऑक्टाहीड्रल बन जाता है। ऑक्टाहीड्रल यानी एक ऐसी 3D आकृति जो दो पिरामिड्स को बेस टू बेस जोड़ने पर बनती है। हाँ, यहाँ एक छोटे सोडियम आयन के आसपास एग्जैक्टली 6 बड़े क्लोराइड आयन्स फिट आते हैं।
लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आता है जब हम किसी दूसरे कंपाउंड को देखते हैं। जैसे सीजियम क्लोराइड। हाँ, और ये ट्विस्ट आकार को पूरी तरह बदल देता है। अगर हम रेशो को थोड़ा और बड़ा कर दें, मान लीजिए ये फ्रैक्शन बढ़कर 0.93 हो जाए, जैसा सीजियम क्लोराइड में होता है, तो क्या होगा? तो अचानक से उनका पूरा का पूरा 3D स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल से बदलकर क्यूबिक हो जाता है। क्यूबिक शेप, जहां एक सेंट्रल आयन को लगभग 8 आयन्स एक क्यूब के कोनों की तरह घेर लेते हैं। क्या बात है! एक सिंपल सा मैथमेटिकल डिवीजन एटम्स के बिहेवियर और उनकी जियोमेट्रिक रियलिटी को डिक्टेट कर रहा है। यही तो एटम्स का जादू है। एटम्स के साइज का खेल तो समझ में आता है, लेकिन अगर हम इन एटम्स को थोड़ा और गहराई में देखें तो पता चलता है कि इनमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ कर रखने की कितनी बड़ी जिद होती है। ओ बिल्कुल, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं छोड़ते। किसी एटम से उसका इलेक्ट्रॉन छीनने में या निकालने में जो मेहनत या एनर्जी लगती है, उस कॉन्सेप्ट को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी हमें बाहर से उस एटम को देनी पड़ती है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। सही पकड़ा। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जैसे जैसे आप एक ही एटम से लगातार इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये काम उतना ही मुश्किल होता जाता है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, पर दूसरा मुश्किल। जी, किसी एटम का सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा उसके फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा होगा, और थर्ड उसके सेकेंड से भी ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एटम तुरंत एक छोटा कैटायन बन जाता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हावी हो जाता है, और अब वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूती से पकड़ लेता है। एकदम। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए आपको और भी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन जब हम इस रूल को पीरियोडिक टेबल पर लगाते हैं तो एक बड़ा एक्सेप्शन सामने आता है। और केमिस्ट्री एक्सेप्शंस के बिना अधूरी है। वही ना, हमने चर्चा की थी कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटम का साइज छोटा होता जाता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को और जोर से पकड़ेगा और आयोनाइजेशन पोटेंशियल लगातार बढ़ना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में ये सीधा रूल अचानक से टूट जाता है। हाँ, वहाँ एक ट्विस्ट है। डेटा दिखाता है कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपने आगे बैठे ऑक्सीजन से ज्यादा है, जबकि ऑक्सीजन टेबल में राइट साइड पर है और साइज में छोटा है। ऐसा क्यों? ये पूरी केमिस्ट्री का एक बहुत ही रोचक एक्सेप्शन है, और इसका जवाब एक खास नियम में छुपा है जिसे हर्न्स रूल कहते हैं। बात दरअसल ये है कि नाइट्रोजन के आउटर शेल में जो p ऑर्बिटल होता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो ठीक आधा भरा हुआ होता है, जिसे हम हाफ फिल्ड कहते हैं। हाँ। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एक सिमेट्रिकली आधा भरा हुआ ऑर्बिटल एक आम तरीके से भरे हुए ऑर्बिटल के मुकाबले बेहद ज्यादा स्टेबल होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक सूटकेस है जिसमें कपड़े बिल्कुल परफेक्टली, एकदम सिमेट्री के साथ और टाइटली पैक किए गए हैं। सही एनालॉजी है। अगर आप उसमें से जबरदस्ती एक कपड़ा खींचने की कोशिश करेंगे तो पूरा अरेंजमेंट खराब हो जाएगा। इसलिए उस कपड़े को वहां से निकालना बहुत मेहनत का काम है। नाइट्रोजन वही परफेक्टली पैक्ड सूटकेस है। बिल्कुल। और ऑक्सीजन के केस में उसका ऑर्बिटल ऐसी परफेक्ट हाफ फिल्ड स्टेट में नहीं होता, इसलिए वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना कंपैरेटिवली कम मेहनत का काम होता है। सूटकेस वाली एनालॉजी से एकदम क्लियर हो जाता है कि एक स्टेबल सिस्टम को तोड़ने में कितनी ताकत लगती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मेहनत का काम है, जहां एटम पूरी तरह रेजिस्ट कर रहा है, तो क्या नेचर में इसका कोई उलट हिस्सा भी है, जहां एटम खुद इलेक्ट्रॉन चाहता हो? बेशक है, और इसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो इसके ठीक उलट नया इलेक्ट्रॉन अपनाने या एक्सेप्ट करने पर एटम खुशी खुशी एनर्जी बाहर रिलीज करता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स, उन्हें एक परफेक्ट और स्टेबल नोबल गैस बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इस हिसाब से देखा जाए तो इस लिस्ट का सबसे भूखा एटम तो फ्लोरीन होना चाहिए। टेक्निकली हाँ, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। वो हैलोजन ग्रुप में सबसे ऊपर है, उसका साइज सबसे छोटा है और केमिकल रिएक्शंस में वो सबसे ज्यादा एक्टिव माना जाता है। लेकिन रिसर्च डेटा में एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ था। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके बिल्कुल नीचे बैठे हल्के से बड़े एटम क्लोरीन से कम होती है। ये काफी लोगों को कंफ्यूज करता है। मुझे भी किया। अगर फ्लोरीन को सबसे ज्यादा जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन आने पर वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज क्यों नहीं कर रहा? डेटा के अनुसार फ्लोरीन की एफिनिटी वैल्यू लगभग -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास रुक जाती है, जबकि क्लोरीन की वैल्यू -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक चली जाती है। यानी क्लोरीन ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है। हाँ,
ये अजीब कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? पहली नजर में ये सच में किसी कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लॉजिक बड़ा स्पष्ट है। इसका जवाब भी फ्लोरीन के उस छोटे आकार में ही छुपा है। उसके साइज में? हाँ, फ्लोरीन का एटम साइज में कुछ ज्यादा ही छोटा होता है। जब कोई नया इलेक्ट्रॉन उस छोटे से एटम में आके फिट होने की कोशिश करता है, तो वहां उस आउटर शेल में पहले से मौजूद 7 इलेक्ट्रॉन्स उसको बुरी तरह से रिपेल करते हैं, उसको धक्का मारते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहते हैं ना? एकदम सही। इसको एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक बहुत ही छोटा सा कमरा है जिसमें पहले से ही 7 लोगों की भीड़ भरी हुई है और सब बेचैन हैं। और अब आप 8वें इंसान को उसमें जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, तो अंदर बैठे लोग उस नए इंसान का स्वागत नहीं करेंगे, वो उसे आने से रोकेंगे। वही, जबकि क्लोरीन का एटम साइज में थोड़ा बड़ा होता है। उसके कमरे में हालांकि लोग वहां भी साथ ही हैं, लेकिन कमरा बड़ा होने की वजह से थोड़ी जगह आराम से मिल जाती है। वही ना, इसलिए वहां नए इलेक्ट्रॉन को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है और इसी वजह से वो प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंटली होती है और ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। छोटे कमरे में भीड़ और नए इलेक्ट्रॉन को धक्का, ये बहुत अच्छे से इस पैराडॉक्स को समझाता है। अब तक हमने एटम्स को या तो अकेले देखा है या आयंस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेने और देने की बात की है, लेकिन मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स बनाने का असली खेल तब शुरू होता है जब 2 एटम आपस में जुड़ते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ एंट्री होती है केमिस्ट्री के सबसे तगड़े टग ऑफ वॉर की, जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। आसान भाषा में कहें तो ये किसी एटम की वो ताकत या जिद है जिससे वो 2 एटम्स के बीच शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर को सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसे नापने के लिए वैसे तो इतिहास में कई स्केल्स बनाए गए हैं। हाँ, जैसे एक मुलिकन का स्केल था जो हमने अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की, उन्हीं दोनों का एवरेज निकालकर बनाया गया था। एक ऑलरेड रॉचो का स्केल भी था जो सीधे तौर पर अट्रैक्शन फोर्स पर आधारित था। लेकिन इन सब में जो स्केल सबसे ज्यादा मशहूर हुआ और आज तक सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है, वो लाइनस पॉलिंग ने बनाया था। उन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना और उसे एक फिक्स्ड आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दी 4.0, और फिर बाकी सभी एलिमेंट्स को फ्लोरीन के मुकाबले रेट किया गया। सही कहा। यह स्केल तो समझ आता है, लेकिन इसका पदार्थ की प्रॉपर्टी से क्या कनेक्शन है? जब हम ये नोट्स देखते हैं तो लगता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से केमिस्ट्री का प्रेडिक्शन टूल है। वो कैसे? उदाहरण के तौर पर 2 एटम्स के बीच ये डिफरेंस जितना बड़ा होगा, वो बॉन्ड उतना ही स्टेबल और मजबूत होगा। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड से कहीं ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि फ्लोरीन की खींचने की ताकत बेहद ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक एप्लीकेशन है। लेकिन इसका एक और बड़ा इम्पैक्ट होता है ये तय करने में कि कोई कंपाउंड एसिडिक बनेगा या बेसिक। एसिडिक या बेसिक, ये कैसे पता चलता है? पॉलिंग का ये स्केल सच में किसी क्रिस्टल बॉल की तरह काम करता है। ऑक्साइड कंपाउंड्स का ही उदाहरण ले लीजिए। अगर मेटल एटम और ऑक्सीजन के बीच इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी बड़ा है, जैसे हम सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O का एग्जाम्पल लें, जहां ये डिफरेंस लगभग 2.5 होता है, तो वो कंपाउंड स्ट्रांगली बेसिक नेचर का बन जाता है। और अगर ये डिफरेंस कम हो? अगर ये डिफरेंस बहुत कम रह जाए, जैसे क्लोरीन हेप्टॉक्साइड यानी Cl2O7, जहां डिफरेंस 0.7 से भी नीचे चला जाता है, तो उस कंपाउंड का नेचर बदलकर स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है। सिर्फ एक सिंपल से सब्ट्रैक्शन मैथ से हम किसी केमिकल कंपाउंड का पूरा व्यवहार बता सकते हैं। ये तो गजब बात है। और बात सिर्फ एसिड या बेस तक ही नहीं रुकती। इस डीप डाइव की रिसर्च के दौरान मुझे सबसे ज्यादा हैरानकुन चीज तब मिली जब मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और आयंस का कैरेक्टर लिटरली हमारे रोजमर्रा के नमक यानी सॉल्ट्स का रंग तय करता है। रंग? हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। नोट्स में सिल्वर के कंपाउंड्स का एक लाजवाब एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आयोनिक कैरेक्टर किसी नमक में थोड़ा कम हो जाए, स्पेसिफिकली अगर वो 20% से नीचे गिर जाए, तो कंपाउंड का सफेद रंग उड़ने लगता है और वो रंगीन हो जाता है। मतलब आयोनिक परसेंटेज सीधे कलर को इफेक्ट कर रही है। बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर क्लोराइड, जिसमें लगभग 80% आयोनिक कैरेक्टर होता है, वो नमक बिल्कुल सफेद होता है। 80% पर सफेद? हाँ, लेकिन जब हम सिल्वर ब्रोमाइड देखते हैं जिसमें आयोनिक कैरेक्टर घटकर सिर्फ 24% रह जाता है, तो उसका रंग हल्का पीला पड़ने लगता है। और जब हम इस परसेंटेज को और ज्यादा गिराते हैं तो ये बदलाव और भी गहराई से दिखने लगता है।
अगर हम सिल्वर आयोडाइड की बात करें, जहां आयोनिक कैरेक्टर 20% के थ्रेशहोल्ड से नीचे आकर सिर्फ 15% पर अटक जाता है। तो वही नमक एक गहरे पीले रंग का हो जाता है। एकदम। और इसका सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल हमें सिल्वर सल्फाइड, जिसे Ag2S कहते हैं, उसमें देखने को मिलता है। वहां डिफरेंस इतना कम हो जाता है कि आयोनिक कैरेक्टर सिर्फ 4% बचता है। तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो कंपाउंड सफेद पीले या नारंगी के बजाय बिल्कुल पूरी तरह से काला हो जाता है। क्या बात है! सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के आपस में खींचतान की ताकत का गिरता हुआ परसेंटेज एक फिजिकल चीज के रंग को सफेद से काले तक ले जाता है। ये किसी जादू से कम नहीं लगता। साइंस असल में जादू का ही दूसरा नाम है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखें तो इसका सबसे बड़ा निचोड़ ये निकलता है कि एटम सिर्फ बेजान गोल आकार के स्फीयर्स नहीं हैं जो आपस में टकराते रहते हैं। उनकी अपनी एक पूरी आंतरिक दुनिया और डायनामिक्स हैं। उनका अपना छोटा या बड़ा साइज है। इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए चाहिए उनकी सख्त जिद, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नए इलेक्ट्रॉन्स को अपनाने का उनका बेहद शौक, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और बॉन्ड बनने पर किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेने की उनकी ताकत, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारी बारीक प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ पजल पीसेस की तरह इंटरलॉक करती हैं। और यही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस और मैथमेटिक्स इस पूरे यूनिवर्स के हर एक छोटे